इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने धर्मे भाई की राम राम। भाइयों, मौसम बदल रहा है और ईब तो उठान भी हो लिया है, और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई, अब जो मंडियों में सोना ले जा रही है, सही दाम भी मिल रहा है, और जो भाग दौड़ जिस तरह अब धूप बहुत तेज़ हो रही है, गाम कति ठाडा पड़ लिया, तो साथियों ठाडे हमारे काम भी है। और हम जो कौम हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो वो भाई मौसम न नहीं देखते, अपनी मेहनत न हम ज़रूर आगे रखते हैं। तो आज कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों बहुत कुछ लेकर आए हैं, और मनोरंजन तो होता है, साथ के साथ आज जो भाई हमारी बात का विषय रहेगा भाई, एक तो हम जो बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, और यह चर्चा के बाद जो आज की नसीहत में बात करेंगे हम ब्यात आए पशुओं की देखभाल के बारे में, और साथियों और अन्य जानकारियाँ तो रहती है। तो सबसे पहले हम जो बात इसमें कर लेते हैं, ये हम राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में आज बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो साथियों यह भी महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ये केंद्र सरकार की बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण योजना है, और 18 अगस्त 2021 को पाम ऑयल मिशन की योजना को भाई इसमें मंजूरी दी गई थी, और सरकार ने भाई देश में खाद्य तेलों की जो उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के पाम ऑयल से जो को इसमें मंजूरी दी थी। और भाई जो सरकार ने देश में खाद्य तेलों के जिस प्रकार से ये मंजूरी दी थी, अगर जो उद्देश्य की जब हम बात करें तो घरेलू खाद्य तेल की कीमतों को कम करना, जो महंगे पाम तेल के आयात से तय होती थी भाई, इसके लिए ये उद्देश्य है। और एक उद्देश्य और बढ़िया है कि वर्ष 2025 तक 26 तक भाई जो पाम तेल का जो घरेलू उत्पादन है वो 3 गुना बढ़कर 11 लाख मीट्रिक टन करना है, ये इसका उद्देश्य है। और इसी तरह एक उद्देश्य और से इसमें इस मिशन में वर्ष 2025-26 तक जो पाम तेल की जो खेती के क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर तक इसमें बढ़ाना शामिल है। और जब विशेषता की इसमें बात करते हैं तो इस योजना का विशेष बल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होगा। और इसी तरह जो पाम ऑयल एक तरह का खाने का तेल है जो ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है, और इसका इस्तेमाल भाई होटल है, रेस्तरां है में खाद्य तेल की तरह इसमें होता है। और पाम तेल भाई विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है, और पाम तेल के जो इसमें उपभोक्ता है इसमें भाई भारत, चीन और यूरोपीय संघ इसमें शीर्ष स्थान पर है। और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पाम मिशन भाई देखिए इसके जो हम जो बात कर रहे हैं इसके अंदर भाई 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी, और इस मिशन का लक्ष्य था भाई 12वीं योजना की समाप्ति पर तिलहनों से प्राप्त वनस्पति तेलों, ऑयल पाम और टीबीओ के उत्पादन को 7.06 मिलियन टन से बढ़कर इसमें 9.51 मिलियन टन करना है। और इसी तरह भाई जो पीली क्रांति उन क्रांतियों में से एक है जिन्हें देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। तो भाई जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम राष्ट्रीय तेल मिशन
है भाई, यह योजना भाई बहुत बढ़िया है। और इस योजना के तहत ही पाम ऑयल की जो नर्सरी लगाने के लिए भाई जो किसानों को आर्थिक सहायता इसमें दी जाएगी। और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर भाई देश के अन्य हिस्सों में 15 हेक्टेयर तक इसकी नर्सरी के लिए भाई 80 लाख रुपए देने की योजना है। और वही अगर पूर्वोत्तर भारत के लिए किसानों की बात करें तो 15 हेक्टेयर में नर्सरी लगाते हैं तो उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है। और भाई उद्देश्य भाई बिल्कुल सीधा सा, जिस तरह हमने बताया कि घरेलू खाद्य तेल की जो कीमतें को कम करना है जो महंगे पाम ऑयल के आयात से तय होती थी। और भाई इसमें लाभार्थी वर्ग की जब हम बात करें तो इस योजना से भाई सभी वर्ग के किसान इसमें लाभान्वित होंगे। तो साथियों, ये तय बात हमने करी राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की। और जब अगली बात करें तो साथियों, इसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारियां हम ज़रूर दे देते हैं। ये तो हमने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की बात करी। और भाई एक जो हमने बात है भाई जो आज यदि देखा है तो भाई बेल वाली जो सब्जी और मिट्टी की जांच विषय पर भी भाई इस पर हम बार बार कहते रहते हैं कि भाई मिट्टी की जांच करानी चाहिए। और बेल वाली सब्जियों को देखभाल तो हमसे ही उगा सकते हैं, उसमें भी मुनाफा ज़्यादा है। तो साथियों, आज मैंने बात करी थी भाई करमपाल गांव रामनगर से है और उनसे बातचीत करी थी बेल वाली सब्जी व मिट्टी की जांच विषय पर। तो क्यों ना भाई लगे आता इस महत्वपूर्ण बातचीत न सुन ले वह और बताते कि भाई करमपाल तक जो मैंने बातचीत करी उसने भाई की बात उसमें कही। तो सुनते हैं ये बातचीत। आज हम पहुंचे गांव खेड़ी रामनगर में और आज हम बातचीत का जो सिलसिला कर रहे हैं करमपाल जी से। तो करमपाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। करमपाल जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि आपके पास कितने एकड़ ज़मीन है? 15 एकड़। और कब से खेती कर रहे हो? 8-10 साल हो गई। तो जो 8-10 साल आप बता रहे हो, आपने क्या क्या काश्त कर रखा है उसके में? माने जीरी मोटी फसल भी करी है, जीरी भी करी है, सब्जी भी करी है जी। तो कौन सी खेती आप सबसे ज़्यादा करते हो? सब्जी की भी करा जी, धान की भी करा, दोनों ही करा हम तो। जो आप ये खेती करते हो जिस तरह, क्या उससे पहले क्या आप मिट्टी की भी जांच कराते हो जी? नहीं जी। मिट्टी की जांच क्यों नहीं कराते जी? बस कराई नहीं जी अब तक। हालांकि जो मिट्टी की जांच होती है उससे हमारे को पता भी चल जाता है कि भाई कितना खाद लगना है, उससे तो काफ़ी फ़ायदे हैं और प्रचार भी देखते हैं। तो इसकी तरफ आपका क्यों रुझान नहीं हुआ? बस कराई नहीं जी अब तक तो आगे की तो सोचते होगे? आगे करवा लेंगे, देखें। जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में आपने क्या क्या बो रखा है? सब्जी में जी तोरी है जी, करेला, घिया, खीरा। तो ये आपने कितने एकड़ में लगा रखी है? ये 2 किले में, 2 एकड़ में। 2 किलो में, 2 एकड़ में। तो इसमें तो फिर तो आपका केवल 2 एकड़ का, फिर तो आप घर के लिए खेती करते हो या बेचने के लिए भी इनको लेते हो? बेचने के लिए। बेचने के लिए। तो बेचने में अगर जो बात करें आप, जैसे तोरी घिया बताया आपने या करेला, तो फिर तो मंडी में भी कोई दिक्कत नहीं होती कि बिक जाते हो कि हाथों हाथ? हाँ, बिक जाओ। तो जो मुख्य है, मुख्य किस पर आपका वो लक्ष्य रहता है भाई? कौन सी ज़्यादा सब्जियों की बात करते हैं तो कौन सी आप सब्जी ज़्यादा उगाते हो? बस ये तो डिमांड के ऊपर बात है, जौन सी 4-5 आइटम में लगा रखे हैं, माने जिसकी डिमांड होगी वो उठ जाती है पहले। तो डिमांड में फिर आजकल कौन सी फसल जिससे आप ज़्यादा मुनाफा लेते हो? बस मुनाफा तो आगे की बात है जी, आगे जिस हिसाब से फसल बनती है डिमांड होएगी उस हिसाब से फसल का वो हो जाएगा। और इनके नियंत्रण के लिए क्या क्या सावधानी रखते हो आप? इसके लिए ही पानी टाइम पे देते हैं, शाम सवेरे खाद गिरते हैं टाइम पे, दवाई करते हैं टाइम पे। अब जैसे अगर जो सब्जियों की बात कर रहे हैं तो जब आप सब्जी उग जाती है तो इनको तोड़ने के लिए मजदूरों की भी दिक्कत होती है कोई? हाँ, लेबर के लिए जिस तरह? हाँ, लेबर मिल जाती है टाइम पे। लेबर मिल जाती है, कोई मतलब कि इसमें कोई परेशानी नहीं होती जब आप लेबरों से काम लेते हैं? ना, परेशानी नहीं। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह जैसे आप देख रहे हैं भाई तोरियों के लिए है, या अगर जो करेले की बात करते हैं, जो ये जाल बिछा रखा आपने, इसके लिए कैसे आप इसकी तैयारी करते हो? इसकी तैयारी तो 15-20 दिन लग जाते हैं इसकी तैयारी में, एक एकड़ में। 1 एकड़ में 15-20 दिन इस 1 एकड़ में लग जाते हैं तैयार करने में। तो ये जो जाल है ये कितने एकड़ में आपने फैला रखा है? जिस ये 2 एकड़ में। 2 एकड़ में है सब्जियों का। जो जाल का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें जाल के लिए कौन सी फसल वो ज़्यादा उपयोगी रहती है जाल के लिए? इसके लिए घिया, तोरी, करेला। 3 सब्जियों के लिए आपने ये जाल लगा रखा है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या है जी? कितना फ़ायदा यही है जी, बारिश पानी आ जा
हाँ जी। या बारिश हो जा उसके पानी से खराब नहीं होती है। जो भी अपना फल है फ्रूट है वो सारा ऊपर ही रहेगा। अच्छा, ऊपर ही रह जाता है, मतलब कि नीचे अगर जो सब्जी गिर जाती है तो उससे कीड़ा लग जाता है, जिससे फिर घाटा हो जाता है। इसलिए आप ये जाल का इस्तेमाल करते हो। तो इसके लिए जो जब जाल बनाते हो आप, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसकी सावधानी तो ये सारी सावधानी है इसमें, जो भी मान ले तार की, बनसा की, मान ले बेल की किस हिसाब से लगाना, सारा देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई मौसम से भी परेशानी हो जाती है, जिस तरह आंधी तूफान जैसे कुछ आ जाता है? परेशानी हो जाती है, ये आंधी तूफान आ जा टूट जा तो खराब हो जाता है, उसमें गिर जाता है। तो इसकी देख रेख आप समय समय पर करते रहते हो? हाँ जी। तो अब जिस तरह हम बात करें जिस तरह खेतों की, तो आप फिर तो इसकी देख रेख के लिए कितना समय दे देते हो आप खेतों के लिए? खेतों का हम तो सारा समय खेतों में ही दें। अच्छा, खेतों में ही रहते हो? हाँ। तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करमपाल जी आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, आज करमपाल के खेतों में गया था भाई, और बातचीत मना करी, और देखिए मिट्टी की जांच है जो वो आप ज़रूर कराइए। और भाई एक आज का कृषि का प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि राज्य का कौन सा जिला ऐसा है भाई जो खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रिम है। तो भाई प्रश्न का एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि राज्य का कौन सा जिला है जो खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रिम है। और इसका भाई जो जवाब भाई इसमें आप ज़रूर दीजिए 94 660 21 336 पर। तो साथियों, इसका प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दीजिए, और ये आप SMS के माध्यम से हमें दे सकते हैं 94 660 21 336। और प्रश्न एक बार फिर से है कि राज्य का कौन सा जिला है जो खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रिम स्थान पर है। और 6:55 तक आप हमें इसका जवाब दीजिए, और SMS के माध्यम से ही हम आपके जवाब को स्वीकार करेंगे। तो SMS के माध्यम से दीजिए। और अब जो दूसरी चर्चा ज़रूर हम ले लेते हैं, लेकिन साथियों जो मौसम है, मौसम की भी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि मौसम पर ही हम तकरीबन निर्भर रहते हैं। तो आज मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से जान लेते हैं कि मौसम आज क्या कह रहा है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 44 और 7% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही, और सूर्य की चमकने की अवधि 11 घंटे 40 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 18 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी आने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 19 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित, जिसके चलते तापमान में गिरावट आने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने, सतही हवाएं चलने, बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में गिरावट 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की आ सकती है। साथ ही किसान भाइयों, पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव के कारण 18 अप्रैल की रात्रि से जिले में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, आपसे निवेदन है गेहूं की कटाई का कार्य जल्दी संपन्न कर लें और अनाज का सुरक्षित भंडारण कर लें। साथ ही किसान भाइयों, फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो हमने डॉक्टर ममता से मौसम की जानकारी ली, जो मौसम विशेषज्ञ कुरुक्षेत्र के अंदर है। और अब कल आयोजित कार्यक्रम की भी जानकारी देते हैं। साथियों, कल है रविवार, और कार्यक्रम हम लेकर आते हैं थारी चिट्ठी हमारे गीत। और इसके बाद जो सोमवार को जो हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी, उसके अंदर जो चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसी तरह जो
नई फसल नई उमंग में भाई जो हम जानकारी देंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट प्रबंध, भाई दोनों महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कार्यक्रम सोमवार में आप दोनों चर्चा महत्वपूर्ण इसमें ज़रूर सुनिए। और अब बात मौसम की भी हो गई है और कल के कार्यक्रम की भी बात हो गई है। और अब एक जो महत्वपूर्ण हम एक सक्सेस स्टोरी भी एक फार्मर की सुनाते हैं और इसमें देखिए डबल इनकम की है। तो सुनते हैं ये सक्सेस स्टोरी ऑफ फार्मर ऑफ डबलिंग इनकम। भारत का किसान अब जाग गया है, सिद्ध करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था। कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले
मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला, तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं, तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके 4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आए बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। तो साथियों, ये तो सक्सेस स्टोरी हमने सुनी। और किसान कॉल सेंटर भाई नंबर आप सभी को जिस तरह याद है 1551, और घर बैठे आप सारी जानकारियाँ आप किसान कॉल सेंटर से ले सकते हैं, यानी कि 1551 पर डायल करके। और भाई इसी तरह एक PIB ऐप भी है, और महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं सारी योजनाएं आप इस पर ले सकते हैं डाउनलोड करके प्ले स्टोर से जाकर। आप PIB ऐप से जो महत्वपूर्ण सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण आप कृषि जगत की आप ले सकते हैं। और अब भाई मनोरंजन करवा देते हैं, और उसके बाद जवाब बताएंगे जो हमने प्रश्न करा था कि राज्य का कौन सा जिला कुंभ के उत्पादन में देश में अग्रिम स्थान पर है। और 94 660 21 336 पर इस पर आप जवाब दीजिए। और सुनते हैं अब ये लोकगीत। नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, और सेज ना सुवाती हो परदेसी तेरी याद में। नींद भी ना आई हो परदेसी तेरी याद में, बोलूं है और बतलाऊं मेरा नहीं ननद और सासू, नहीं ननद और सासू। और इसे फिक्र में है मारी होगी मेरी दुखन लागी पासू, दुखन लागी पासू। मत आंसू तमू दो सो
तो साथियों, इस रागनी के बाद हम बात कर लेते हैं भाई आज की नसीहत में। और ब्यात आए पशुओं की देखभाल से पहले भाई जो प्रश्न का जो हमने जिक्र करा था उसका उत्तर बता देते हैं कि राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रिम स्थान पर है। तो भाई ये जो राज्य का जो जिला है वो जिला सोनीपत है। और इसका भाई जो जवाब हमने SMS के माध्यम से आया भाई रोहित इंदौरा है और ये भिवानी से है और इन्होंने सही जवाब दिया है। और अब बात ब्यात आए पशुओं की देखभाल की कर लेते भाई। इसमें देखिए जो बच्चेदानी का जो घूमना है, यूटोराइन टार्सन या फिर बच्चेदानी में पानी भरना है तो और भ्रूण का मम्मीकरण है। और इसी तरह जो गर्भपात में भी बीमारी होती है, जब भ्रूण का गर्भाशय में सड़ना गलना बात हो या फिर भाई पूछ या फिर फूल या फिर पीछा दिखाना की बात जब हम करते हैं तो साथियों ये जितनी भी हमने जो बातचीत करी भाई हमने ये इसमें हर 2-3 महीने में गर्भवती पशु की पशु चिकित्सक से जांच करवानी जरूरी चाहिए। और पशुओं को रोजाना भाई 50 ग्राम खनिज मिश्रण सुबह शाम अवश्य देना चाहिए। और सभी बच्चियों को काटड़ियों को 4 से 6 माह की आयु में ब्रुसेला अवॉर्टन्स का टीका जरूर लगवाना चाहिए। और पशु के ब्यात से 1 माह पूर्व कैल्शियम देना भी इसमें बंद कर देना चाहिए। और इसी तरह भाई जो अग्रिम गर्भावस्था में पशु को जोड़ में नहीं ले जाना चाहिए। और गर्भित जो पशु को ऊंचे नीच जो रास्ते हैं उन पर ना चलाना चाहिए। और गर्भित पशु को संतुलित आहार और हरे चारे के साथ साथ भाई शुद्ध शीतल जल भी हमने देना चाहिए। और इसी तरह जो गर्भित पशु को हल्का एवं जल्दी पचने वाला भोजन ही देना चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर भाई तुरंत हमें पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और हर जिले हर कस्बे के अंदर है और सरकार की तरफ से भाई ये मुफ्त इलाज इनमें होता है। तो साथियों ये तो जानकारी हमने आपको आज की नसीहत के उसमें दी ब्यात आए पशुओं की देखभाल के बारे में। और अब कोई एक संदेश सुन लेते और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के अंक में इतना ही और धर्मी भाई को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाइयों, अच्छा भाइयों, राम राम।